हे गाइस, वेलकम टू रेल ज्ञान सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2x25 किलो वोल्ट ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में और जानेंगे इसके कुछ फीचर्स और यह क्यों ज़रूरी है। 1x25 किलो वोल्ट एग्जिस्टिंग सिस्टम अभी भी इंडियन रेलवे द्वारा यूज किया जा रहा है। इसके रहते ये ट्रैक्शन सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो इसमें हम लोग बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रैक्शन सिस्टम के कुछ बेसिक बता देते हैं और उसकी हिस्ट्री में चलते हैं। तो ट्रैक्शन सिस्टम सबसे पहले इलेक्ट्रीफाइड डीसी में शुरू हुआ था। पहले 700 वोल्ट डीसी या 1500 वोल्ट डीसी में ट्रेनें चला करती थी। बाद में इसे 3000 वोल्ट डीसी किया गया। उसके बाद 25 किलो वोल्ट एसी रखा गया, क्योंकि एसी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट में एसी प्रोड्यूस होता है और इसे एसी की तरह यूज करना इकोनॉमिकल, ईजी होता है और लेस कॉस्टलियर होता है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए 2x25 किलो वोल्ट ट्रैक्शन सिस्टम एडॉप्ट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। और इसका इंडिया में इतिहास कैसा है, तो इंडिया में सबसे पहले ये 2x25 किलो वोल्ट सिस्टम यूज किया गया था बिना कटनी लाइन पे। यह बिना कटनी लाइन जून 1991 में शुरू हुई थी और मार्च 1995 में यहाँ पे कमर्शियल ट्रेन चलना प्रारंभ हो चुका था। इसमें टोटल 421 किलोमीटर का सेक्शन है और 4 टीटीएस मतलब ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाए गए हैं और 12 ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज किया गया है। तो चलिए आज का मेन टॉपिक देख लेते हैं, 2x25 किलो वोल्ट ट्रैक्शन सिस्टम। तो इसके नाम, जैसे कि आपको इसका नाम से पता चल रहा है कि इसमें 2 फेज है। तो जैसे कि हमें पता है कि सिंगल फेज इंडियन रेलवे में यूज किया जाता है, उसमें सिंगल फेज होता है, उसी तरह इसमें 2 फेज होता है और इस दोनों फेज में 25 किलो वोल्ट का वोल्टेज कैरी होता है। फेज टू फेज इसका वोल्टेज 50 किलो वोल्ट आता है। तो इस तरह यह 50 किलो वोल्ट का एक ट्रैक्शन सिस्टम है। तो चलिए इसका कनेक्शन देख लेते हैं। 50 किलो वोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए ट्रैक्शन सब स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर को स्कॉट कनेक्टेड किया जाता है। इसमें इनपुट 3 फेज होता है और आउटपुट 2 फेज रखा जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बिजली बोर्ड या फिर पीएसयू पावर कंपनी से जो सप्लाई आता है उसे डायरेक्टली 3 फेज में कनेक्ट करके ट्रांसफार्मर से 2 फेज इनपुट निकाला जाता है। अगर यही हम सिंगल फेज एग्जिस्टिंग ट्रैक्शन सिस्टम से कंपेयर करें तो उसमें आपका 2 फेज इनपुट लिया जाता है और सिंगल फेज आउटपुट सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से इसमें जो वोल्टेज इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम होता है सिंगल फेज में, 2 फेज 25 किलो वोल्ट सिस्टम में नहीं देखने को मिलता है। वही वोल्टेज ड्रॉप के प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। टीएसएस से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप की समस्या आ खड़ी होती है। तो उस वोल्टेज ड्रॉप को रिमूव करने के लिए कुछ दूरी में ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है। यह दूरी ट्रैफिक के ऊपर डिसाइड होता है और ये लगभग 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होता है। यहाँ पे सेंटर टैप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, जिसका सेंटर को अर्थ किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर के यूज से टीएसएस की जो दूरी होती है वो भी एक्सटेंड होती है और लगभग 80 से 100 किलोमीटर की एवरेज दूरी ट्रैक्शन सब स्टेशन की हो जाती है, जिससे कि सिंगल फेज एग्जिस्टिंग लाइन में जो न्यूट्रल पॉइंट की समस्या होती है और लोकोमोटिव में पेंटोग्राफ को अप या डाउन करना होता है, उस समस्या से यहाँ पे इसे छुटकारा मिलता है। नाउ सी हाउ इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। यह करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। इमेज में एक ट्रैक्शन सब स्टेशन है और 2 ऑटो ट्रांसफार्मर दर्शाया गया। बीच में एक लोकोमोटिव है जो पेंटोग्राफ से करंट ले रहा है। ये लोकोमोटिव 200 करंट ले रहा है, जिसमें से 100 एम्पियर आपका ट्रैक्शन सब स्टेशन से आ रहा है, 75 एम्पियर नियरेस्ट ऑटो ट्रांसफार्मर से मिल रहा है। वही रिमोट ऑटो ट्रांसफार्मर से ओनली 25 एम्पियर ही लोकोमोटिव खींच पा रहा है। यह एक
रफ आइडिया है लोकोमोटिव के वर्किंग का। यह करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करता है। इस इमेज से मुझे यही दर्शाना था। अगर इसके वर्किंग को कंक्लूड किया जाए तो इसके कंक्लूजन कुछ इस तरह निकलेगा कि इसके रेल से जीरो करंट ही रिटर्न जा रहा है, जबकि मौजूदा एग्जिस्टिंग लाइन में रेल से होकर सारे करंट सब स्टेशन तक पहुंचता है। बट इस सिस्टम में रेलवे ट्रैक से ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही करंट फ्लो होता है, बाकी फीडर के से होते हुए वो सब स्टेशन तक पहुंचता है। मतलब यहाँ पे रेलवे ट्रैक में जीरो करंट ही फ्लो होता है, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ही लेस हो जाता है और वो जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को इंटरफेयर करता है वो यहाँ पे बिल्कुल ही लेस हो जाता है। इसके ऑपरेशन को डिस्कस करते करते मैं इसके फीचर्स को भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं और देखते हैं कि यह मौजूदा एग्जिस्टिंग लाइन से कैसे बेटर है और इसे क्यों पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है हॉलिंग कैपेसिटी। ये एक साथ ज़्यादा माल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इसमें वोल्टेज इम्बेलेंस होने की खतरा नहीं होता है और ना ही इसमें वोल्टेज ड्रॉप का कोई इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह यह ज़्यादा माल ढो सकता है एग्जिस्टिंग लाइन से। और वही बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट में यहाँ आ जाता है पावर डेंसिटी। ये हाई पावर डेंसिटी कैरी करता है। अगर इसकी पावर डेंसिटी को नापा जाए तो 1.5 MVA रूट पर किलोमीटर। और क्योंकि इसमें जो करंट कैरी करने की क्षमता है वो 940 एम्पियर तक होती है, वही एग्जिस्टिंग लाइन में 600 एम्पियर तक ही लिमिट होती है। तो इस तरह यहाँ पे हाई वोल्टेज हाई करंट के चलते पावर डेंसिटी यहाँ पे हाई मिलता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। मतलब ये कम्युनिकेशन लाइन से कम इंटरफेयर करता है। यहाँ पे सिंगल फेज एग्जिस्टिंग लाइन में ओवरहेड लाइन से ट्रैक तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का इफेक्ट होता है, जो कि यार्ड या सिग्नल के अगल बगल अगर कोई कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है तो वो इफेक्ट होता है। और लास्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यह एग्जिस्टिंग लाइन और टू फेज सिस्टम दोनों में लोकोमोटिव सीमलेस चलता है। मतलब लोकोमोटिव को पता भी नहीं चलेगा कि वह कब टू फेज लाइन से सिंगल फेज लाइन में आ चुका है, और इसके लिए कोई स्पेशल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर करने की आवश्यकता है नहीं। तो इसलिए ये न्यू सिस्टम को आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है विथ एग्जिस्टिंग सिंगल फेज 25 किलोवोल्ट सिस्टम। अभी हमारे देश में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें न्यू लाइन बिछाई जा रही है फ्रॉम दादरी टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, जो कि 1500 किलोमीटर का एरिया है। और इस पूरे एरिया में 2x25 किलोवोल्ट ट्रैक्शन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, जिसके तहत फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड लाइन होगा इस सिस्टम का। और इस सिस्टम के लगते ही इस कॉरिडोर के बनते ही डबल स्टैक कंटेनर की ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पे जो OHE का हाइट रखा गया उसे भी इंक्रीज किया गया है। यहाँ पे 7.5 मीटर OHE का हाइट रखा गया, ताकि डबल स्टैक कंटेनर का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो सके। हमारे वेस्टर्न इंडिया में बहुत सारे पोर्ट हैं, जैसे कि मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहता है। देश के अधिकांश महानगरों से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिप के माध्यम से ही होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मोस्टली कार्गो कंटेनर में ही होते हैं, और वो कार्गो कंटेनर हमारे पोर्ट के यार्ड में स्टॉक रहते हैं और उसे बाद में ट्रक के माध्यम से और डिफरेंट व्हीकल के माध्यम से देश के अलग अलग स्थानों तक पहुंचाया जाता है, जो कि काफ़ी महंगा होता है। तो एक लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि इंडियन रेलवे द्वारा कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि पोर्ट से सीधे माल कलेक्ट करके वेयर हाउस या फिर इंडस्ट्री तक पहुंच सके, ताकि ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सस्ता हो और जो हमारे उद्योगपति हैं उसे इसका खर्च कम उठाना पड़े। यह कॉरिडोर पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड होने के कारण बहुत ही सस्ते रेट में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। और अगर बात करें इसकी कंप्लीट होने की, तो इसकी लास्ट डेट है कंप्लीट होने का दिसंबर 2021।
तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।